कभी कभी कुछ कहानियां होती है ना, जो दिमाग में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के हर पहलू को जरा खोल के देखेंगे और समझेंगे कि ये साइकोलॉजिकल टेरर यानी कि दिमागी खौफ इतनी कमाल की तरीके से कैसे पैदा करती है। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, और ये लाइन पूरा माहौल ही बदल देती है। जरा सोचिए, कैंप फायर की वो हल्की हल्की रोशनी और दोस्तों के बीच बैठा नरेश एक ऐसा राज खोलने वाला है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताया। यहीं से वो अनजाना डर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाना शुरू करता है। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव देखनी पड़ती है। इसे एक्सपोजिशन कहते हैं। मतलब ये वो हिस्सा है जहां हमें किरदारों से मिलवाया जाता है और वो स्टेज तैयार होता है जिस पर पूरी कहानी होने वाली है। यहाँ तो कहानी का भूगोल ही अपने आप में एक किरदार बन जाता है। देखिए ना, नरेश का पुश्तैनी घर एक चौड़ी नदी के उस पार, और सबसे बड़ी बात, कोई पुल नहीं है। मतलब पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ। ये जो अकेलापन है, ये जो आइसोलेशन है, ये डर पैदा करने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बना देता है। और यही बात कहानी को और भी असरदार बना देती है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये उसका अपना पर्सनल सीक्रेट है। 1 साल पुरानी भयानक घटना जिसे उसने दिल में दबाकर रखा है। अब सोचिए, जब दोस्तों को ये पता चलता है तो कहानी उनके लिए कितनी रियल और डरावनी हो जाती होगी। तो ठीक है, स्टेज सेट हो चुका है। अब कहानी अपने दूसरे हिस्से में आती है, जिसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। यहीं से असल बेचैनी शुरू होती है। एक छोटा सा रहस्य धीरे धीरे एक बड़ा और खतरनाक रूप लेने लगता है। ये जो 3 रातों का सिलसिला है ना, इसे जरा ध्यान से देखिए। हर रात के साथ ये रहस्य और गहरा और अजीब होता जाता है। पहली रात, चलो ठीक है, एक नाव आई, कोई नहीं उतरा, एक क्यूरियोसिटी है। दूसरी रात मामला पर्सनल हो जाता है। वो नाव वाला आदमी बीच नदी में खड़ा है और ऐसा लगता है मानो सीधे नरेश को ही घूर रहा हो। और तीसरी रात, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। बिना किसी आवाज के एक बड़ा सा थैला पानी में फेंक दिया जाता है। ये किसी भयानक चीज का इशारा है। और यहीं पर नरेश की हालत और खराब हो जाती है। वो और अकेला पड़ जाता है। जब वो दादू से बात करता है तो दादू कहता है उसने कुछ नहीं देखा। इससे नरेश को यकीन हो जाता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। इस मोड़ पर नरेश एक अनरिलायबल नैरेटर बन जाता है। मतलब अब हमें भी नहीं पता कि जो वो देख रहा है वो सच है या सिर्फ उसके दिमाग का वहम। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। ये वो पॉइंट है, वो पीक है, जहां अब तक का सारा तनाव, सारा डर एक झटके में फट पड़ता है। एक ऐसे पल में जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इस पॉइंट पर नरेश की दिमागी हालत को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, वो थका हुआ है, गर्मी है, ऊपर से नशे में है और मन में शक और गुस्सा तो भरा ही हुआ है। ये एक परफेक्ट कॉकटेल है, एक ऐसा कॉकटेल जो उसे कुछ बहुत ही खतरनाक करने पर मजबूर कर सकता है। ये जो सीन है ना, इसे जानबूझकर कंफ्यूजिंग रखा गया है, बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह। एक परछाई, उसके पीछे कुल्हाड़ी वाला आदमी, एक हमला, दीवार पर खून के छींटे, और फिर सब गायब, पलक झपकते ही। क्या ये सच में हुआ, या ये सब बस शराब, गर्मी और डर का एक मिला-जुला खेल था? नरेश ने जो देखा वो इतना तेज और इतना अजीब था कि उसे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था। इस अजीब घटना के बाद नरेश को क्या लगता है? उसे लगता है, हाँ, मैं सही था। उसे लगता है कि ये इस बात का सबूत है कि वो पागल नहीं हो रहा। और जब वो दादू को देखता है, उसकी डरी हुई खामोशी को देखता है, तो उसे लगता है कि दादू फिर से झूठ बोल रहा है। और बस वो अपना आपा खो बैठता है। और यही कहानी का सबसे भयानक, सबसे ट्रैजिक मोड़ आता है। नरेश अपने गुस्से में अंधा होकर अनजाने में ठीक वही हत्या दोहरा देता है जिसका गवाह होने का उसे वहम था। ये वो पल है जहां उसका वहम एक खौफनाक हकीकत में बदल जाता है। अब क्लाइमैक्स के बाद कहानी एंटर करती है फॉलिंग एक्शन में। ये वो हिस्सा है जहां एक्शन के बाद के असर को देखा जाता है और कहानी का असली चौंकाने वाला सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये एक ऐसा पल है जहां घबराहट में उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। जैसे जैसे उसका नशा उतरता है ना, नरेश को एहसास होता है कि उसने क्या भयानक काम कर दिया है। और उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? सबूत मिटाओ, खुद को बचाओ। तो अब जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। नरेश नाव में है,
नदी के बीचों बीच, और उसके साथ है एक थैला जिसमें दादू की लाश है। वो अकेला है, और तभी एक ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधता है। और यहाँ खुलता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जहन हिला देने वाला ट्विस्ट। नरेश किसी भूत या किसी हत्यारे को नहीं देख रहा था। वो तो अपने ही भविष्य की एक झलक देख रहा था। वो जो नाव में आदमी था, वो खुद नरेश था। वो जो खिड़की से उसे घूर रहा था, वो भी खुद नरेश ही था, जो अपने आने वाले कल को देख रहा था। असल में वो अपने ही जुर्म का चश्मदीद गवाह बन रहा था। अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर, जिसे डेनूमो कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां सारे धागे जुड़ जाते हैं और कहानी का पूरा असली मतलब सामने आता है। तो आखिर में ये साफ हो जाता है कि नरेश एक टाइम लूप में, एक चक्र में फंस गया था। वो जिस रहस्य को सुलझाने निकला था, वो कोई और नहीं बल्कि उसी का बनाया हुआ एक जाल था। एक ऐसा रास्ता जो सीधा उसे उसके अपने ही जुर्म तक ले गया। उसका डर ही उसकी किस्मत बन गया। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है और हम बस अपनी ही किस्मत के लाचार तमाशाई हैं? ये कहानी किस्मत के बारे में है, हमारी अपनी चॉइस के बारे में है, और इस खौफनाक ख्याल के बारे में है कि शायद हमारे सबसे बड़े डर वही होते हैं जिन्हें हम खुद हकीकत बना देते हैं।